आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। थूक जिहाद के मामले प्रदेश में मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी अब एक्शन मोड में आ गया है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। इस बात पर डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि पुलिस एक्ट और नई भारतीय न्याय संहिता से सुगंध प्रावधानों के अंतर्गत 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी होटल या रेस्टोरेंट में कोई कुक या वेटर खाने को दूषित करता हुआ पाया जाता है तो ये धार्मिक भावनाओं पर प्रश्न खड़ा करता है और ऐसे कर्तव्य पर पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक तो धार्मिक भावनाओं का प्रश्न है और दूसरा लोगों के अपना एक व्यक्तिगत मतलब सोच का और उसका भी प्रश्न है कि भाई ठीक है, आप अपने किसी परिवार के सदस्य का की प्लेट से आप खाना शेयर कर सकते हैं, अपने किसी मित्र की प्लेट से खाना शेयर कर सकते हैं, उसमें या एक गिलास से कई बार होता है हम पानी भी पी सकते हैं। लेकिन अमूमन किसी अनजान व्यक्ति से या कोई अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई कुक है, कोई वेटर है, तो वो किसी खाने को जानबूझ से प्रदूषित कर रहा है तो फिर यहाँ पे लोगों की भावनाओं का भी, धार्मिक भावनाओं का भी और अदरवाइज भी भावनाओं का प्रश्न खड़ा होता है। तो इसको देखते हुए हमने पुलिस एक्ट और हमारा जो नई जो भारतीय न्याय संहिता जो इस वर्ष 1 जुलाई से लागू हुई है, इसमें जो भी सुसंगत प्रावधान थे उनके तहत हमने 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसकी अब हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। और मैं बस आपके चैनल्स के माध्यम से भी आपके सभी दर्शकों को, विशेष रूप से सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के मालिकों को जरूर अपील करना चाहूँगा कि इस बिंदु पे विशेष रूप से ध्यान दें और ये सीधे सीधे हमारे आने वाले, यहाँ पे पधारने वाले सभी लोगों की आस्था और उनकी हाइजीन और उनकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ विषय है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और विभिन्न खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के जरिए किया जाएगा। 26 अक्टूबर से पहला ट्रायल आयोजित होगा, जिसमें राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को दोगुना नकद इनाम राशि दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस संदर्भ में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब अंतिम निर्णय वित्त विभाग की ओर से लिया जाएगा। देखिए, आज राष्ट्रीय खेलों के निमित्त खिलाड़ियों के चयन के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में, उनके पदाधिकारियों के साथ में आज बैठक आहूत की गई है और उस बैठक में खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रारंभिक चयन ट्रायल का आयोजन से लेकर फाइनली चयन करने तक किस समय से लेकर किस समय तक में ये प्रक्रिया की जाएगी अथवा उन बच्चों के कैंप कब से हम लोग लगाएंगे, ये आज डिस्कस हुआ है और ये सहमति बनी है कि 26 अक्टूबर से बच्चों का पहला कैंप लगेगा और वो कैंप जो है उन बच्चों का रहेगा जिन्होंने स्टेट गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आए हैं उन बच्चों के लिए जो है एक पहला कैंप 26 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे कि उत्तरांचल ओलंपिक संघ स्टार्ट करेगा। ठीक इसी प्रकार से हर कैंप लगभग 25 दिनों का रहेगा, इस पर सहमति बनी है। इसके साथ ही दूसरा कैंप हमारा ओपन ट्रायल के लिए लगेगा, फिर उसके बाद में वो भी 25-25 दिनों का रहेगा और संभवतः फिर उसके उपरांत 10 प्लेयर का सिलेक्शन जो है नेशनल गेम के निमित्त हम लोग रखेंगे, इस पर सहमति बनी है। उत्कृष्ट प्रशिक्षकों की लाने की भी सहमति बनी है, जिसमें पूरे देश भर में जो बेहतरीन प्रशिक्षक हैं उनको लाना, इसके अलावा विदेशों में जो प्रशिक्षक हैं जो कि बेहतरीन यहाँ पर दे सकते हैं उनको भी लाने का विभाग की ओर से सहमति हो गई है। उसके लिए उत्तरांचल एसोसिएशन जो है उसके लिए प्रयासरत है और उसकी सहमति भी जो है आज विभाग ने उनको दे दी है। और इसके अतिरिक्त जो है संबंधित कैंपों में उसकी मॉनिटरिंग से लेकर उसके खर्चों से लेकर सब चीजें जो है विभाग की ओर से उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन को सहयोग किया जाएगा। संसाधन विभाग के रहेंगे और संबंधित एसोसिएशन खिलाड़ियों के चयन, कोच, उनकी डाइट इत्यादि सबके लिए जो है विभाग फाइनेंशियली
और संसाधनों के रूप में उनको सहयोग करेगा और बेहतरीन खिलाड़ी देने का काम जो है वो एसोसिएशन का रहेगा। तो आज ये सारी चीजें जो है वो सहमति बनी है और इसके साथ साथ में मैं समझती हूँ कि आने वाले समय के लिए किस प्रकार से नेशनल गेम को और हम प्रचार प्रसार करें, तो उसके लिए भी सहमति बनी कि हम भविष्य में बहुत जल्द, जिस समय 25 तारीख को भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है नेशनल गेम के निमित्त जो है फाइनलाइज होने को जा रहा है। तो जैसे ही वो सब चीजें हमें क्लियर होती है तो उसके उपरांत में एक हम टॉर्च रैली भी जो है हम लोग पूरे सभी जनपदों में टॉर्च रैली का भी आयोजन करने पर सहमति बनी है। तो उसके लिए भी आज तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये एक कोशिश थी कि हम बेहतरीन खिलाड़ी और बेहतरीन मेडलिस्ट की सूची में उत्तराखंड कैसे आएगा, उसकी तैयारी बैठक थी और मुझे लगता है कि काफी चीजों पर सहमति बनी है। विभाग पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, एसोसिएशन भी पूरी तरीके से तन मन के साथ में जो है काम करने के लिए तत्पर है और मैं समझती हूँ कि हम सब लोग जो हमारा लक्ष्य है कि हम टॉप 10 में आए, हमारा लक्ष्य है कि हम टॉप 5 में आए, उस लक्ष्य बनाकर जो है महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक व अपर सचिव प्रशांत आर्या को अब खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निदेशक के रूप में भी जिम्मेदारी मिली है, जिसके बाद उन पर अब सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारी है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर प्रशांत आर्या ने कहा कि कई सालों बाद काफी प्रयासों से उत्तराखंड को ये जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए हमने अलग अलग टीम और कमेटी का गठन किया है, जिसके साथ आउटसोर्स पर हमने सेवाएं ली हैं और फील्ड वर्क पर गति बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस तरह से बहुत बड़ा इवेंट है जो कई सालों में काफी प्रयासों से राज्य को मिला है। जनवरी में इसका प्रस्तावित है तिथि, उसके अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। ऑब्वियसली सारी थिंग्स आर मूविंग ऑन, टीम्स बनी है, कमिटीज बनी है, आउटसोर्स से हमने हायर करी है, सर्विसेज हायर करी है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। हाँ, ये है कि कुछ तैयारियां जो फील्ड पे हैं उसके लिए हमें गति अपनी बढ़ानी है, उस पर भी डे टू डे सुबह शाम मॉनिटरिंग चल रही है। तो मैंने ज्वाइन करा है और जैसे आपने कहा कि चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों है, तो एक राज्य के लिए एक अच्छा काम है जिसको हमें बेहतर तरीके से करके अन्य आने वाले आपके जो नेशनल गेम्स होंगे उसके लिए भी एक मॉडल बनाना है कि उत्तराखंड में भी जिस तरह से गेम हुए थे, तो दिस इज द बेस्ट मॉडल विच कैन बी इजीली रेप्लिकेटेड। तो इसी पे हमारा पूरी टीम, हमारा सचिव साहब, मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी का दिशा निर्देश है, हम लोग इस काम को बेहतरी से करें। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पावर में बिजली की आपूर्ति को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर की मदद से उपभोक्ताओं को अब ये जानने में सुविधा होगी कि उन्होंने कितनी बिजली का उपयोग किया है और उनके बिजली विभाग की स्थिति क्या है। ये पूरी प्रक्रिया उपभोक्ताओं ने के लिए न केवल पारदर्शी होगी बल्कि उन्हें समय समय पर जानकारी प्राप्त करने में भी आसानी होगी। वहीं प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर अब उत्तराखंड में सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में महंगाई चरम पर है और ऐसे में प्रदेश सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर जनता और प्रदेश के किसानों को लूटने का काम कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस को चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने की वजह से स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करी है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिजली चोरी और भ्रष्टाचार का ठेका लिया है, इसलिए कांग्रेस के लोगों को प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने से परेशानी हो रही है। कांग्रेस ने ठेका ले लिया है अपराधियों को संरक्षण देने का, कांग्रेस ने ठेका ले लिया है भ्रष्टाचार करते रहने का, कांग्रेस ने ठेका ले लिया है बिजली चोरी होने देने का और कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ रही है। मैं कहता हूं कि अगर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे और जितनी हमारी खपत होगी उतनी हमको रीडिंग देनी पड़ेगी, तो किसानों को लाभ होगा। तो उस कांग्रेस नहीं लेना जानना चाहती है, वो चंद उन लोगों के साथ खड़ी है जो बिजली चोरी करते हैं, जो आपराधिक कार्य कृत्य कर रहे हैं, उन चंद लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी होकर इसके विरोध में जा रही है। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, कैसे वो एक राष्ट्रीय दल है, प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल है, तो क्या इस प्रवृत्ति को वो बढ़ावा देना चाहते हैं? तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रश्न है, अगर मीडिया को पूछना चाहिए क्या आप क्या बढ़ावा देना चाहते हैं ये जो बिजली चोरी की प्रवृत्ति को, या उसको रोकना चाहते हैं? आज शहरों में भी तुमने स्मार्ट मीटर लगाया, मेरे घर में स्वयं लगा हुआ, आपके घर में स्वयं लगा हुआ है, कौन वो स्मार्ट मीटर यहाँ भी तो लगे था, मेरे को आपत्ति नहीं हुई, हम लोगों को बुला के लगवाया।
तो अगर हमारी बिल्डिंग खपत हो रही है उसके मेंटेनेंस के साथ पैसा दे रहे हैं तो उसमें कहाँ दिक्कत है? मैं समझता हूँ गलत बात है। रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन की एक बैठक रुड़की में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी गढ़वाल मंडल सुधीर कुमार व औषधि निरीक्षक हरिद्वार अनीता भारती मौजूद रही। इस अवसर पर अपने संबोधन में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने उन लोगों को सख्त चेतावनी दी जो लाइसेंस की आड़ में प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वह दूसरों का जीवन खराब करने में जुट गए हैं, लेकिन कल उनका बच्चा भी इस नशे की चपेट में आ सकता है और उसका जीवन भी खराब हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोरों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बैठाकर दवाइयां बिकवाई जा रही हैं, जिससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर होलसेलर से भी कहा कि वे उन लोगों को दवाई ना दें जिनके पास वैध लाइसेंस नहीं है। इस मौके पर बैठक में पहुंचे ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी गढ़वाल मंडल सुधीर कुमार ने भी सभी दवा विक्रेताओं से कहा कि सभी दवाई विक्रेता को कानून के अनुरूप काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लाइसेंस धारकों की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने मेडिकल स्टोर में केवल प्रमाणित और गुणवत्ता दवाई की ही बिक्री करें। केमिस्ट एसोसिएशन रुड़की हरिद्वार की मेरे द्वारा बैठक ली गई है, क्योंकि लगातार फील्ड में जो है विजिट करने के बाद मुझे तो देखने को मिला है कि लोगों द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो रूल्स होते हैं कि दवाई का स्टोरेज कैसे करना है, दवाई को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे लोगों को जो है उचित व्यवस्थाएं देनी है, उस चीज से थोड़ा सा वो अनजान थे। तो आज यहाँ पे सभी लोगों को जो है एक साथ बुलाकर और एक साथ मीटिंग करते हुए मैंने इन्हें समझाया कि दवाई की जो स्टोरेज होती है वो बहुत जरूरी होती है। जितने भी मरीज हैं उन तक दवाइयाँ अच्छी पहुँचनी चाहिए और जितनी नार्कोटिक दवाइयाँ हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन वो तरीके से हो, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, उनका यूज जो है युवा जनरेशन को बिगाड़ने में न किया जाए। और अगर कोई 18 ईयर्स से कम का बच्चा है तो उसे कभी भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स न दिया जाए, बड़े को ही ये दवाएं दिया जाए। इन्हें मेरे द्वारा जो है समझाया भी गया है, चेतावनी भी दी गई है कि नार्कोटिक दवाइयों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो रजिस्टर मेंटेन करके हो और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर हो। और बाकायदा अगर किसी के द्वारा अपने घर पे रखे इधर उधर रखे अगर नार्कोटिक दवाइयों का जो है मिसयूज किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई। हाँ, बैठक बहुत जरूरी है और इसीलिए मेरे द्वारा आज यहाँ पे मीटिंग करवाई गई, क्योंकि उसमें कलेक्टिवली आप सारे लोगों को सारे रूल्स जो है नए नए अपडेट होते हैं बता सकते हैं। पिछले कई बार ऐसा हुआ कि मुझे दुकानों में जाकर के लोग लाइसेंस डिस्प्ले नहीं करते हैं, दुकानों पे बच्चों को बैठा दे रहे हैं, तो ये गलत है और रजिस्टर मेंटेन नहीं करते, जिसके बाबत मुझे जो है टेम्परेरी उनकी दुकानें जो है शटर डाउन करके बंद करते हुए उनको सफाई करवानी पड़ती है। तो इसलिए आज मेरे द्वारा यहाँ सभी लोगों को साथ में ये निर्देश दिए। मेरे द्वारा अब मैं इन्हें मेरे द्वारा बताया गया है कि अगर मैं फील्ड में आती हूँ, मेडिकल स्टोर चेक करती हूँ, तो मुझे जो है दवाइयों का रख रखाव, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सभी कुछ सही तरीके से मिले। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ की भोली भाली जनता, आम जनता जो कि यहाँ के लोगों पर निर्भर है और जो ये दवाइयों का व्यवसाय है, ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। ऐसे लोग जो है जस्ट जो है दवाई के आड़ पे मेडिकल स्टोर खोल के जो है लोगों युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरी चेतावनी है कि वो मेरी नजर से बच नहीं पाएंगे और हमें अपने भारत को, अपने स्टेट को ड्रग्स फ्री करना है और यहाँ के लोगों को जो है इस वर्ष के हेमकुंड साहिब यात्रा निर्विघ्न एवं सफलतापूर्व संपन्न होने पर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में मुख्यमंत्री धामी द्वारा समय समय पर दिए निर्देशों के प्रति भी उनका आभार व्यक्त किया है। ट्रस्ट अध्यक्ष बिंद्रा ने इसके लिए बरसात के दौरान यात्रा मार्गों को त्वरित रूप से आवाजाही के लिए खोले जाने के प्रति राज्य सरकार एवं चमोली जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि चारधाम सहित हेमकुंड यात्रा प्रदेश के पर्यटन की रीढ़ है। यहाँ आने वाले यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने से शुभ यात्रा का संदेश भी देश दुनिया में गया है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार का हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। आपको बताते चले कि इस वर्ष हेमकुंड साहिब यात्रा 25 मई को प्रारंभ होगी और 10 अक्टूबर को यात्रा का समापन हुआ था। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा इस वर्ष 25 मई को प्रारंभ हुई थी, जिसका समापन निर्विघ्न इस वर्ष 10 अक्टूबर को हो गया है। इस वर्ष की यात्रा में
राज्य सरकार, खास तौर पे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ट्रस्ट की ओर से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने में स्टेट गवर्नमेंट का और जिला प्रशासन का मुख्य रूप से हाथ रहा। वक्त बे वक्त पे यात्रा के टाइम पे स्पेशली जब बरसात का मौसम होता है तो रास्ते टूटते हैं, लेकिन उन रास्तों को तुरंत ठीक करा देना और तुरंत यात्रा की आवाजाही शुरू कर देना, उसकी वजह से यात्रा पे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि केदारनाथ की यात्रा में विघ्न आया था, लेकिन उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। और हमारी बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब की यात्रा में तो 1-2 दिन का कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके लिए इनका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से जो ये रीढ़ की हड्डी है यहाँ के टूरिज्म की, 4 धाम की यात्रा और हेमकुंड साहब की यात्रा, इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा और इसी प्रकार से स्टेट को। तो चलिए खबरों का सिलसिला यही जारी रहेगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। घर सीमेंट से नहीं, भरोसे से बनता है। तभी तो इसमें परिवार रहता है। ACC सीमेंट, भरोसा अटूट। हर बात में मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मधुसूदन 100% देसी घी, purity tested by gas chromatography. मधुसूदन दही, UHT milk and charge. फिर से स्वागत है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले खबर की ओर। रुड़की के कुछ पार्षदों ने नगर आयुक्त के कार्यालय पर पहुंचकर नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की। पार्षदों का आरोप है कि नगर आयुक्त द्वारा 130 टेंडर को निरस्त किया गया है, जिससे नगर में विकास के कार्य बाधित हो रहे हैं। वहीं पार्षदों ने रुड़की नगर निगम में स्ट्रीट लाइटों की खरीदारी को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पार्षदों का कहना है कि दीपावली नजदीक है और शहर में स्ट्रीट लाइट लगी है, वहीं अभी तक नहीं लगाई गई, जिस पर रुड़की नगर निगम मुख्य आयुक्त ने बताया कि जल्द ही 400 स्ट्रीट लाइट खरीदकर लगाई जाएंगी और रुड़की शहर में आवारा कुत्तों से हो रही परेशानी से भी शहरवासियों को जल्द ही निजात मिलेगी। विकास कार्यों को लेकर नगर आयुक्त ने कहा कि 28 अक्टूबर को टेंडर खुल जाएंगे और दीपावली से पहले ही वर्कआउट कर दिया जाएगा। देखिए, पार्षदगण 3-4 पार्षदगण हमारे जो आए हुए थे, उन्होंने जो बिंदु हम यहाँ पे उठाए हैं, उसमें जैसे वार्डों में पथ प्रकाश की व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड ने जो हमारा 9 अगस्त को बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें 3500 लाइट खरीदने का एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके लिए हमने जब टेंडर किया तो टेंडर में हमारी केवल एक फर्म टेक्निकली क्वालिफाई हो पाई। इस वजह से वो टेंडर कैंसिल हुआ है और इस वजह से हमने रिटेंडर उसका किया हुआ है। जब तक टेंडर की प्रोसेस पूरी नहीं होती है तो हम कुछ लाइट्स जो भी आवश्यकता है तो डायरेक्ट परचेज के माध्यम से भी 400 के आसपास लाइट खरीदने का एक हमारा प्रस्ताव बना हुआ है और वो हम लोग दीपावली से पहले कर लेंगे। दूसरी बात, उन्होंने विकास कार्यों को करने के लिए कहा है। तो विकास कार्यों के लिए हमारे 130 जो टेंडर हैं वो टेंडर 20 अक्टूबर को न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो चुके हैं और वो 28 अक्टूबर को खुल जाएंगे और ये प्रयास रहेगा कि दीपावली से पहले हम उसको वर्क ऑर्डर भी जारी कर देंगे। इसके अतिरिक्त स्टे एनिमल्स के लिए जो आवारा कुत्तों की समस्या को लेके उन्होंने चिंता जाहिर की है। हमारा ABC सेंटर बन के तैयार है, एजेंसी भी उसमें टेंडर के माध्यम से फाइनलाइज हो चुकी है और यथाशीघ्र उसमें काम शुरू हो जाएगा। देखिए, इसमें जो पहले टेंडर हुए थे उसमें हमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ठेकेदारों द्वारा आपस में पूल करके इसको मैनेज किया गया है और वास्तव में जब टेंडर खुले तो ये चीज प्रकाश में आई कि उनको प्रतीत हो रहा था कि इन लोगों ने आपस में पूल करके इसको किया हुआ है। इस वजह से वो निरस्त हुए हैं और शॉर्ट टेंडर के माध्यम से 28 को उसके खुलने की तिथि भी हमने जारी कर दी। देखिए, उसमें हमें कोई शिकायत ना तो प्राप्त हुई है और ना इस तरह की बात कोई हमारे सामने आई थी। इसमें क्योंकि ये जो 130 टेंडर है काफी बड़ी संख्या होती है और इसमें अगर इस तरह नई टिहरी जिला मुख्यालय के बोराड़ी में नगर पालिका के द्वारा बनाए गए रैन बसेरा बनाया गया है। आजकल नई टिहरी में
ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है और कई दिनों से रैन बसेरा की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर रात को भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नोटियाल और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने रैन बसेरा की हकीकत जानने के लिए अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितता पाई गई। सबसे आश्चर्य की बात ये है कि निरीक्षण के दौरान ये बात सामने आई कि रैन बसेरा के रजिस्टर में सिर्फ 3 लोगों के ही नाम दर्ज किए गए थे, जबकि निरीक्षण करते समय रैन बसेरा में 11 लोग सोते हुए पाए गए और रैन बसेरा के रजिस्ट्रार में एक व्यक्ति का नाम ऐसा चढ़ाया हुआ था वह उस रैन बसेरा में सोता हुआ नहीं पाया गया। वहीं रैन बसेरा में सो रहे लोगों ने कहा कि उनके द्वारा सोने के लिए 50 रुपए दिए हैं, लेकिन ये के इंचार्ज ने उन्हें 50 रुपए की रसीद नहीं दी और न ही उनका नाम रजिस्टर में चढ़ाया। अच्छा, कहाँ से आप? बिहार से है। बिहार से? यहाँ पे कितने दिन से रह गए? यहाँ करीब 5-6 साल से। साल से? हाँ, यहाँ कमरे में कल आए ना घर से। तो आपने पैसे दे दिया? हाँ, दे दिया। कितना रुपए दिया? 50 रुपया दिया। हाँ, तो पर्ची ली आपने? नहीं दिया। पर्ची क्यों नहीं ली? पर्ची दिया नहीं। इसमें ये देखा गया कि जो जितने लोग यहाँ पे हैं उतनी की एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। इनसे पूछा जो यहाँ पे केयर टेकर है तो ये बता नहीं पा रहे, संतोषजनक जवाब इनका कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इन पर कल इनकी कार्रवाई की जाएगी, जो भी है प्रशासन महोदय के सम्मुख में रखा जाएगा और जो भी इस टाइप की जो बातें हैं यहाँ पे ये सब लोग जाएंगे। इस टाइप ऑफ जो भी लोग हैं उनको दिया जाएगा। यहाँ से क्या बिल्कुल इनसे जो जिन्होंने इनकी पर्ची काटी है और जिन्होंने इनका नाम चढ़ाया है उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि क्या प्रकरण है, क्या इन्होंने क्यों इसकी एंट्री की है। अगर जो जिस आदमी की एंट्री अगर कुछ बात हो जाती है उसके साथ इसका जिम्मेदार कौन? हाँ, वही है ना, जब भाई एंट्री की है जिसने वो उसका जवाब देगा भाई कैसे कौन आदमी था और किसका। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बना है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और यहाँ पर उपचुनाव में दोनों राष्ट्रीय दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर से दोहराया है कि इस पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पिछले चुनाव से अधिक मतों से जीत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दिनों वह खुद केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे और वहां पर आगामी चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कई जगह पर बैठकें भी की। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी का फोकस नामांकन पर है और बूथ कमेटियों के गठन के साथ उनकी मजबूती पर है। केदारनाथ में कल 2 मंडलों की बैठक मेरा निर्णय हुआ। मुख्य रूप से नामांकन की प्रक्रिया की ओर हम बढ़ रहे हैं। नामांकन भव्य हो, बड़ी संख्या में जन समुदाय नामांकन में उपस्थित है, कुछ इससे रचना बनी है। खासतौर पर बहुत से कार्यकर्ताओं के कुछ ऐसे विषय जिसकी 4 बूथ के संदर्भ में चर्चा हुई। बूथ कमेटी किस प्रकार से बने उसकी चर्चा हुई। कुछ स्थानों पर बूथ समितियों पुनर्गठन का दिखाया, उसको हमने वहाँ पर सहमति व्यक्त की है और मैं आज सबको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ केदारनाथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।